ये बराक नदी है। दक्षिणी असम में स्थित ये नदी एक बहुत बड़े हिस्से के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है। यहाँ आज भी लोग नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए इस तरीके से नाव का उपयोग करते हैं। कई लोग गांव से शहर में जाने के लिए अपने छोटे छोटे बाइक्स में बैठकर नदी के इस तरफ आते हैं और शाम को फिर अपने बाइक को इसी नाव में लगाकर वापस चले जाते हैं। वैसे तो ये नदी बराक वैली की जीवनदायिनी नदी कहलाती है, लेकिन साथ ही में उफान के दिनों में यही नदी लोगों के दुख का कारण भी बनती है। जब ये नदी पूरी भर जाती है तो आसपास के गांव जलमग्न हो जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिवर बैंक इरोजन इस नदी की एक बड़ी समस्या है। लंबे लंबे तट आपको मिलेंगे जो इस तरीके से रोज़ाना बहाव में बह जाते हैं। तट के बह जाने के खतरे के चलते लोग हमेशा अनिश्चितता के दौर में रहते हैं। लोगों के मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि कब उनकी ज़मीन उनके हाथ से निकल जाए। हमें ऐसे कुछ घर मिले जो या तो आधे टूट चुके थे या आधे टूटने का इंतज़ार कर रहे थे। ये लोग अभी इसी घर को हटाने के लिए अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। जो जितना कुछ बटोर सकता है वो बटोरने की कोशिश करता है और नदी से कुछ दूर जाने की कोशिश करता है। अगर उसके पास ज़मीन है एक्स्ट्रा, तब तो वो उसे वहाँ पे रहने के लिए यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास ज़मीन नहीं है तो वो बाध्य होता है कि या तो वो और भी ख़राब जगह पे चले जाए या तो शहर में जाकर एक स्लम का हिस्सा बन जाए। इस तरीके से ये नदी आपको जहाँ भी आप जाएंगे आपको इस तरीके से एक जगह पे कटाव और एक जगह पे आपको भराव नज़र आएगा। नदी के एक तरफ कटाव होता रहता है, एक तरफ भराव होता रहता है। डिपोजिशन, इरोजन एंड डिपोजिशन। हालांकि डिपोजिशन वाले जगह में लोगों को नई जगह मिलती रहती है, लेकिन कटाव वाले जगह में लोगों को हमेशा नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। हमें पास में ही एक सेक्रेड ग्रोव नज़र आया जो यहाँ के लोगों का एक पूजनीय स्थल है। इतनी विषम परिस्थितियों में भी लोग अपने ट्रेडिशन को बचाए रखने की कोशिश के जद्दोजहद में लगे हुए हैं। नदी के एक तरफ के टूटने के कारण लोगों में जो अनिश्चितता है उसके कारण उसका असर लोगों के जीवन में भी दिखाई देता है। लोगों की आय कम है, गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, बच्चों की स्कूलों में पढ़ाई कम हो रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी है, और भी बहुत सारे इस तरीके की सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसमें हमें इस नदी का असर साफ दिखाई देता है। यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ आपको मिलेंगे नदी के पूरे स्ट्रेच में। कहीं पे मछुआरे कम्युनिटी हैं, कहीं पे टी गार्डन के जो लेबरर्स हैं उनकी कम्युनिटी रहती है, कहीं पे आपको और भी बहुत अलग अलग तरह की कम्युनिटी है। लेकिन इन सब कम्युनिटी में जो एक चीज़ समान है वो इनकी है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में गिराव, और नदी का जो असर है वो आपको अलग अलग चीज़ों में दिखाई देता है। ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बाढ़ के समय में लकड़ियाँ बहकर आती हैं, क्योंकि जो नदी है वो जंगल के से होते हुए ऊपर पहाड़ से होते हुए आ रही है, तो अपने साथ वो बाढ़ में पेड़ों को भी बहा लाती है। तो ये पेड़ एक आय का ज़रिया, फ्यूल वुड का ज़रिया बनता है। हम लोगों को कुछ गांव में ऐसा देखने को मिला
कि लोग इस तरीके से लकड़ी को इकट्ठा करके नदी के किनारे रख देते हैं और फिर बाद में उसका यूज़ वो लोग फ्यूल वूड की तरह करते हैं। ये एक आय का सोर्स है। बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो अपने धुन में ही मस्त हैं, चाहे वो बाढ़ की परिस्थिति हो या बाढ़ ना भी हो, लेकिन वो हमेशा खुश ही रहते हैं। यहाँ पर हमें कुछ ऐसे बच्चे मिले जो हम लोगों को देखकर जिन्होंने हमें अपने कुछ कर्तव्य दिखाने की कोशिश करी। किसी ने हमें बताया कि ये मछली पकड़ने का एक टेक्निक है, एक टूल है। हम फिर कुछ आगे निकल गए। पहले हम लोगों ने सिलचर के पास एक गांव सेलेक्ट किया था, उसके बाद हम लोग डाउन स्ट्रीम में थोड़ा और आगे निकल गए, जहां पर हमें एक रेलवे ब्रिज था, रेलवे ब्रिज क्रॉस करके जाना था एक दूसरे गांव में। तो रेलवे ब्रिज से ये नज़ारा हमें दिखाई दे रहा था। ये जो आप मोड़ देख रहे हैं, बांक देख रहे हैं, इसको बेंड बोलते हैं, ये इस नदी की, जो बराक नदी की ख़ास पहचान है, जिसे हम इंग्लिश में मिएंडर्स भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ लोग मछली मारने की कोशिश कर रहे हैं, मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत छोटी क्वांटिटी में पकड़ रहे हैं और ये नॉर्मली में उनके पर्सनल यूज़ के लिए ही होता है। जैसे कि मैं कह रहा था कि इस नदी का नाम इन्हीं बड़े बड़े मिएंडर्स की वजह से ही पड़े हैं। दरअसल हम एक रिसर्च के लिए इस नदी के पूरे जितना भी इसका स्ट्रेच है बराक में, लगभग 100-150 किलोमीटर का, उसका सर्वे कर रहे थे। और वो सर्वे था एक डॉल्फिन से रिलेटेड सर्वे। इस नदी में किसी एक समय में बहुत ज़्यादा डॉल्फिन, जिसको हम गैंजेटिक डॉल्फिन कहते हैं, वो पाया जाता था, लेकिन आज वो बहुत कम है। स्पेशली ज़्यादातर ऊपरी हिस्सों में तो नहीं है अभी, डाउन स्ट्रीम में शायद इक्का दुक्का हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। तो ये जो मिएंडर्स हैं, मिएंडर्स एक ख़ास हैबिटेट है इन डॉल्फिन्स के लिए, जो ऐसे गहरे मिएंडर्स होते हैं, जिसको लोकल भाषा में हम डहर या डोहर कहते हैं। वो एक ख़ास रहने की जगह होती है, जहाँ पे वो रहते भी हैं और अपने शिकार को भी मारते हैं। ये जो है हमारा ये तीसरा लोकेशन था, जहाँ पर हमें एक और जो नदी है, इसकी उपनदी है जाटिंगा, जहाँ पे जाटिंगा और बराक का कॉन्फ्लुएंस था, वो जगह पे हम लोगों ने देखा। किसी ने हमें बताया कि यहाँ पर किसी एक समय में बहुत ज़्यादा डॉल्फिन हुआ करता था। तो हम लोग उस जगह भी पहुँचे और हमें, क्योंकि ये बाढ़ का ही समय था, तो इसलिए हर तरफ पानी ही पानी था। लेकिन जो लोगों की दैनंदिन एक्टिविटीज़ है पानी से रिलेटेड, वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। चाहे वो लकड़ियों को इधर से उधर ले जाना हो या लोगों को इस पार से उस पार लेकर जाना हो, यहाँ पे चलती रहती है। इस जगह पे हम लोगों ने देखा, ये जो जिसको आप देख रहे हैं, एक बड़ा नाव जो है, ये एक बहुत प्रमुख ज़रिया है लोगों के उस पार से इस पार आने का। सिलचर से कनेक्टिविटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया है। हालांकि ये एंजॉय करते हैं लोग, लेकिन हमारे ही सामने हमने देखा कि किस तरीके से ये जो नाव है, ये बीच नदी में इसमें कुछ माल फंक्शन हो गया, जिसके कारण से ये खुद से और आगे नहीं जा सकता था। तो नदी ने इसको बहाकर करीब 1 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम लेके चला गया। तो जो पैसेंजर थे वो भी साथ में पीछे चले गए, जिनको एक्चुअली नदी क्रॉस करके इधर आना था, लेकिन वो चले गए पीछे। हम लोगों को जो नाव चलाते हैं उन्होंने बताया कि कई बार ऐसे दुर्घटना भी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार इलेक्ट्रिक तार इतने नीचे से जाती है कि अगर बिना नियंत्रण के नाव पीछे जाती रहे तो इलेक्ट्रिक शॉक का भी खतरा रहता है। यहाँ से आप बहुत सुंदर जो व्यू है, जाटिंगा का जो व्यू है, जाटिंगा एक जगह है जो अगेन एक और कारण से फेमस है
वो आप देख सकते हैं यहाँ से। और नीला आकाश और एकदम साफ़ सुथरा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत क्लीन, बहुत एकदम बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। किनारे आपको गांव दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों ने फ़ैसला किया कि यहीं पे एक गांव के अंदर हम लोग जाएं और लोगों से बातें करें। हम लोग गए अंदर, हमारा एक पूरा टीम था और जाके हम लोगों ने लोगों से बातें करी, उनसे उनका हाल जाना। पहले हम लोगों ने उनको अपने बारे में बताया कि हम किस मकसद से यहाँ पर आए हैं और हम क्या करना चाह रहे हैं। और फिर हम लोगों ने उनसे बहुत ही इत्मीनान से डिटेल्स में बात करी, उनके रोज़मर्रा के जीवन के बारे में जाना, उनके सुख दुख के बारे में जाना, उनकी जो कठिनाइयाँ हैं उसके बारे में जाना, उनके कल्चर के बारे में जाना, उनके ट्रेडिशंस के बारे में जाना। उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से हम लोगों के साथ शेयर भी करा इन सब चीज़ों को। ये एक और गांव है, आप देख सकते हैं कि जिसकी तरफ नाव जा रहा है। और ये पीछे का व्यू है। आप देख रहे हैं कि कहाँ से, जो मैंने शुरू में दिखाया था वहाँ से लोग आ रहे हैं। और ये जो है आप सामने जो देख रहे हैं, ये इस नाव को कोऑर्डिनेट करते हैं। इनके साथ एक और व्यक्ति भी हैं जिनके हाथ में जनरेटर, या आप कह सकते हैं कि वो स्टीयरिंग जैसा है। और ये जो है, ये जैसे ही नाव किनारे पहुंचती है तो उसको तुरंत रस्सी से बांधते हैं। तो ये जो रस्सी से बांधना होता है ना, ये भी एक बहुत ही एक एक्सपीरियंस का काम होता है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली उसी जगह पे जाना है जहाँ पर लोग उतर पाएँ, क्योंकि वो जो उतरने का जो स्टेप है वो बहुत बड़ा नहीं है। तो अगर नाव और उसका सेम नहीं होगा तो लोगों को उतरने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए, और एक बात और है कि नाव चूँकि चल रहा है तो किनारे जाने से पहले, ठीक पहले ही नाव को रोक देना पड़ेगा, उसके मशीन को ऑफ़ कर देना पड़ेगा। और आपको उतनी ही उसमें स्पीड को रखना पड़ेगा ताकि वो लास्ट मोमेंट, ये देखिए जो स्टेप है यहाँ पर एक्चुअली इसको मिलना होगा जाके। तो ये हम लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। वैसे तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और एक बार में ही दोनों के कोऑर्डिनेशन से नाव एग्जैक्टली वहीं चली जाती है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक या दो बार में शायद ना हो, तो नाव को एक बार आगे एक बार पीछे करने के बाद फिर से इसको बैलेंस वाले स्टेट में लाना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से लास्ट मोमेंट पे जब टच करेगा तो ये जाके अपनी रस्सी को एकदम ये देखिए खींच कर यहाँ पर इसको बांध देंगे। और ऑलरेडी लोगों ने उतरना शुरू कर दिया है यहाँ पे। लेकिन लोगों को भी मालूम है, लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में मालूम है और लोग भी काफ़ी केयरफुल हैं। तो जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा, लोगों को अंदर से समझने के लिए, लोगों को और गहराई से जानने के लिए, और उनसे बातें करके हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली। और ये पता चला कि किस तरीके से, कहने को तो ये एक नदी है, एक तरफ जीवनदायिनी नदी है, लोगों की आय, लोगों की एग्रीकल्चर, लोगों की फ़िशिंग एक्टिविटीज़, ये सभी इस पर डिपेंड करती है। साथ ही अभी रिसेंटली जो डिग्रेडेशन हो रहे हैं अपस्ट्रीम में, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है, उसके कारण से नदी भरती जा रही है और फ्लड कंडीशन और भी वर्सन हो जा रहा है। स्पेशली क्लाइमेट चेंज का असर हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमें एक ओवरऑल लैंड यूज़ मैनेजमेंट के बारे में प्लान करना होगा, सोचना होगा और उस तरीके से इसको देखना होगा। ये प्रॉब्लम जितना बड़ा है, इसमें निश्चित तौर पे हमें शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस तो चाहिए ही, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस भी चाहिए, जिसमें हम पूरा जो कैचमेंट है इसको इन्वॉल्व कर सकें इसके सॉल्यूशन में। पॉलिसी कैसे बन रही है ऊपर अपर कैचमेंट में, कि क्या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है कि नहीं, क्या उसको रोक पा रहे हैं कि नहीं, तभी हम नीचे डाउनस्ट्रीम में इसका असर देख सकते हैं। और चूंकि ये नदी बहुत बड़े एक जानवर जो है डॉल्फिन का घर भी है, तो वो हमारे लिए ख़ास चिंता का विषय है। तो उसके देखभाल के लिए उसको
पुनर्जीवित करने के लिए हमें पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये नदी पुनर्जीवित हो पहले, तभी हम डॉल्फिन को पुनर्जीवित कर सकते हैं।